हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट सेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट सेशन में हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। तो पहला केमिकल रिएक्शन कौन सा है हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दो टर्म हमने पढ़े थे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स या सब्सटेंस जो है वो कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें देंगे। ठीक है, जैसे एक रिएक्टेंट ये है, प्लस प्लस का साइन लगाएंगे इसके साथ, दूसरा रिएक्टेंट हमारा ये है, तो कंबाइन होके वो हमें एक नया प्रोडक्ट दे दे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। कॉमन से एग्जाम्पल जैसे H2 हमारा ये एक एलिमेंट है, ठीक है, हाइड्रोजन, और O2। ठीक है, ये तो दो एलिमेंट्स हमारे हो गए, दो रिएक्टेंट हो गए, और मिलके ये क्या देते हैं हमें? H2O, वाटर देते हैं, है कि नहीं? वाटर देते तो अभी स्टेट क्या होता है? देखो इसका स्टेट, ये गैस स्टेट में गैस है, ये भी गैस है। ठीक है, मगर जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है? लिक्विड है ना। तो ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो रिएक्टेंट का स्टेट होगा फिजिकल स्टेट वही हमारा प्रोडक्ट का भी फिजिकल स्टेट होगा। ठीक है, स्टेट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं, कार्बन का एग्जांपल लिखते हैं। कार्बन अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या बनाता है? CO2, है कि नहीं? बर्निंग ऑफ कोल। ये रिएक्शन कौन सा है हमारा? बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही इसको बर्न किया जा सकता है। तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन अकर होता है जहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? CO2। कार्बन तो हमारा सॉलिड है, ऑक्सीजन जो हमारा वो गैस है, और हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी क्या है? गैस है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, सेकेंड टाइप का रिएक्शन क्या है? सेकेंड रिएक्शन जो है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन, ठीक है, नाम से आपको समझ में आया ना कि ये डिकम्पोज होने वाला है। मतलब रिएक्टेंट तो एक होगा और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट जो है दो या दो से ज्यादा फॉर्म में स्प्लिट हो सकते हैं ना। रिएक्टेंट तो एक होगा मगर जो प्रोडक्ट होगा वो इससे डिकम्पोज होगा, और दो या दो से ज्यादा हमें प्रोडक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल पढ़ेंगे, लेकिन इसका एग्जांपल पढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि डिकम्पोजिशन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें पहला जो है एक होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन ना। इसके बारे में हम अभी आगे एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है। एक डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। एक हमारा होता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ना। तो हम अब इन तीनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये तीनों कैसे डिकम्पोज होते हैं और हमें क्या प्रोडक्ट किस तरीके से क्या मिलता है। ठीक है, तो हम थर्मल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, है ना। वो रिएक्शन या वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? हीट, या मतलब कि हम उस रिएक्टेंट को क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं, और फिर वो डिकम्पोज हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, है ना, CaCO3। इसमें जब हम हीट पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ से एक तो CaO, है ना, CaO का क्विक लाइम जिसको हम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, CaO, और इसके साथ हमें क्या मिलेगा? CO2। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ? डिकम्पोज हुआ, बट कैसे डिकम्पोज हुआ? ये थर्मल डिकम्पोज हुआ ना, क्योंकि हमने हीट इसमें दिया था। ठीक है, स्टेट देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट तो हमारा सॉलिड होता है ना, क्विक लाइम चूना भी हमारा सॉलिड होता है, और CO2 ये हमारा गैस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक से क्या समझ आ रहा है? कहीं ना कहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है कि नहीं? जैसे H2O लिक्विड है, क्या करो उसमें? इलेक्ट्रिक करंट पास करा दो ना, इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसको दे दो, क्या हो जाता है? सुना होगा आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा है कि जब हम वाटर या डिस्टिल वाटर में इलेक्ट्रिक करंट जो है पास कराते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाता है ना, इसमें आयंस में टूट जाएगा। तो H2O यहाँ हम आयंस के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, टूटता तो वो आयंस में, क्योंकि हम करंट पास कर रहे हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हमको लिखना है तो हमें इसमें हाइड्रोजन हमारा अलग उत्तर मिल जाएगा और ऑक्सीजन हमें अलग मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट हमारा फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस से क्या समझ में आ रहा है? सनलाइट या फोटो इसमें इन्वॉल्व है, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? सनलाइट, इसमें सनलाइट इन्वॉल्व है, हमें लाइट चाहिए होगा इसके लिए। ठीक है, कोई भी ऐसा रिएक्शन, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब
हम उसे सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन अगर करा रहे हैं, सनलाइट की वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है, तो वो फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको अगर आप सनलाइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करो, अगर इसको आप सनलाइट में छोड़ दो AgCl को, तो क्या हो जाएगा, Ag जो हमारा है वो अलग हो जाएगा और Cl हमें अलग मिल जाएगा। देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एक चीज याद रखना है, इसका यूज हम अक्सर हमारे पेपर में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कब यूज करते हैं हम सिल्वर क्लोराइड का। तो देखो जब जो फोटोग्राफी होती है ना, जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी अगर हमें करानी होती है फोटोग्राफी में, इसका इसी हम कंपाउंड का यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड का। ठीक है, देखो सिल्वर क्लोराइड जरूरी नहीं है, सिल्वर के साथ हम कोई भी हैलोजन ग्रुप का यूज कर सकते हैं ना। हैलोजन ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो हमारा 17 नंबर का हैलोजन ग्रुप है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसमें हम AgBr का भी यूज करते हैं, बट ये कलर्ड फोटोग्राफी के लिए होता है बेसिकली। तो अगर क्वेश्चन आए कि AgCl जो है वो कहाँ पे यूज होता है, या फिर ये रिएक्शन टोटल जो है, ये रिएक्शन हम क्यों कराते हैं, हमने जो फोटोग्राफी के लिए ये रिएक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो हम हमेशा, हमारा आंसर होगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है इस रिएक्शन, अब रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, 2 रिएक्शन पढ़ लिए। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे कंसंट्रेट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, वो रिएक्शन जब जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं। क्या हुआ, समझ नहीं आया? ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोल दिया। सुनो, जब कोई भी हमारा रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जब जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, रिएक्टिविटी सीरीज अभी हम आगे पढ़ने वाले, तो आपको हम उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन से एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अभी आपको बेसिक थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि कौन से रिएक्शन जो है मेटल्स में हमारा रिएक्टिव होते हैं, कौन हाईली रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। बट अभी के लिए हम जान लेते हैं कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही सोल्यूशन से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। अब चलो, अब समझेगा, हमको कैसे समझेगा, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो आयरन लिया ना, आयरन लिया, ठीक है, मैं इसमें स्टेट अब मेंशन नहीं कर रही हूँ ना, आप लोग समझ जाना, ये हमारा सॉलिड होगा। अब हम एक सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो आयरन जो होगा वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कि नहीं, है ना, आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो मैंने बोला जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देगा। देखो सॉल्यूशन तो सल्फेट है ना, कॉपर तो यहाँ भी हमारा सॉलिड ही होगा, पर हमने एक्वस, इसको हमने एक्वस के फॉर्म में ले लिया ना, क्योंकि हमने इसमें वाटर यूज कर दिया, सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया। लेकिन ये Fe और Cu दोनों तो एलिमेंट है, दोनों मेटल है, तो ये दोनों या एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। अब कौन किसको रिप्लेस करेगा, विच इज मोर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, तो Fe यहाँ से कॉपर को रिप्लेस करेगा उसके ही सॉल्यूशन से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cu को वहां से हटाएगा और खुद आ जाएगा, ठीक है, और Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर FeSO4 लिखा होता, मैंने आपको FeSO4 लिखा होता और Cu से कराती यहाँ पे रिएक्शन, तो क्या होता, क्या ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देता। आप बोलो कि अब आप रिएक्शन ये मत लिख देना यहाँ पे कि ये आपका हो जाएगा CuSO4 और आयरन अलग हो जाएगा। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा ना। जब हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेंगे हम, तभी यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल होगा। इतना समझ में आया? चलो उसको एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। चलो ये एक्टिविटी देखते हैं हम। देखो एक्टिविटी क्या है कि हमने एक आयरन का नेल लिया, ठीक है, हमने एक आयरन का नेल लिया, बिल्कुल नॉर्मल आयरन का ये नेल था, ठीक है, सिल्वर कलर का ये है, जैसे आयरन का कलर होता है। ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। देखो ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, क्योंकि कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में हमें मिलता है, दैट्स वाई इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। करना क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया ना, रिएक्शन ध्यान में रखना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब क्या मैंने किससे रिएक्शन कराया था, आयरन से रिएक्शन कराया था ना, तो ये रहा हमारा आयरन, इसको मैंने इसमें डिप कर दिया, ठीक है, इसमें डिप कर दिया। अब क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये हमारा जो है, ये जो सॉल्यूशन होगा ना, ये ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। जब हम इसमें से आयरन निकालेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे, तो ये ग्रीन कलर का ये सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, ठीक है। और जो आयरन नेल जो अभी सिल्वर कलर का आप दिख रहा था, जब इसमें डिप कर दोगी, इसमें से डिप करने के बाद अब जो हमारा आयरन नेल निकलेगा,
ये समथिंग आपको ब्राउनिश दिखेगा, ठीक है। ये आपको क्या दिखेगा, ब्राउन दिखेगा। क्यों ब्राउन दिखेगा, जब आपने इस पे डिप किया हुआ था, रिएक्शन क्या था, Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद सॉल्यूशन के साथ सल्फेट के साथ आ गया ना, FeSO4 बन गया था। तो क्या होगा, इस पे जो है कॉपर जो है वो इस पे इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे हमारा सिर्फ सल्फेट बच जाएगा इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो हो गया ना, कॉपर आयरन क्या करेगा, कॉपर को अलग कर दिया आयरन ने। तो इससे क्या हुआ, जो आयरन ने आपको कॉपर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब जो आयरन नेल आपको ब्राउन कलर की दिख रही है, ब्राउनिश, इसका रीजन क्या, अगर इसको पूछा जाए कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसने कॉपर को अलग कर दिया, कॉपर हटा दिया। अब ये आपको जो सॉल्यूशन बचा, ये आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें सिर्फ सल्फेट है, यहाँ से कॉपर क्या हो गया, हट गया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। समझ आया आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। देखो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें भी है, मगर इसमें क्या टर्म यूज हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इस रिएक्शन में क्या होता है ना, एक नया कंपाउंड ही बन जाता है। अभी पिछले माना हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि हाईली रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को रिप्लेस कर दिया ना, लेकिन कोई नया कंपाउंड जो है अलग से दोबारा तो नया कंपाउंड डबल नहीं बना ना, बस उसमें उसको रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली। इसमें क्या होगा, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होंगे ना, इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होगा आपका दो कंपाउंड के बीच में। दो कंपाउंड, ये हमारा हमने दो कंपाउंड लिया है ना, यहाँ पे क्या लिया है, नाम भी लिख लो, यहाँ पे जान लो। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4। ये हमारा है सोडियम सल्फेट। ये क्या है, ये हमारा बैरियम क्लोराइड है। BaSO4। अब ये क्या हो गया, प्रोडक्ट के बारे में इसका भी नाम लिख लो यहाँ पे, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। देखो क्या होगा, यहाँ पे आयंस इसमें एक्सचेंज हो गए ना, दो आयंस एक्सचेंज हो गए। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम बेरियम को लेते हैं ना, अब एक दूसरे से रिप्लेस होगा, तो देखो यहाँ पे ये जो Na है ये Cl के साथ कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पे ये जो Ba है ये SO4 के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है। देखो आयंस का मैंने बोला, तो Ba पे जो होता है 2+ होता है ना, और SO4 हमारा क्या होता है, 2- होता है इस पे चार्ज, ठीक है। वैलेंसी और ये हम आगे पढ़ेंगे। Ba पे 2+ होता है, SO4 पे 2- का चार्ज होता है, और आयंस तो जो डिफरेंट होंगे तभी अट्रैक्ट करेंगे ना, अपोजिट आयंस अट्रैक्ट ईच अदर। तो बेरियम जो होगा वो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा ना, ये इसके साथ, और क्या बना देगा, एक नया कंपाउंड बना देगा, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट। अब जो Cl है वो Na के साथ कंबाइन हो रहा है ना, Na पे क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और Cl पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है ना, और दो दो एटम भी है दोनों के पास, 2 सोडियम है 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो एक इसके पास है, अब ये भी प्लस और ये माइनस, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे ना, क्योंकि इसको एक अपना एलिमेंट जो है वो डोनेट करना है और इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे 2 इसको एक्सेप्ट करना था, इसको डोनेट करना था, तो ये आयंस अट्रैक्ट हो गए, और ये दोनों अट्रैक्ट होकर Na2 और Cl2 मिला के क्या बना देंगे, हमारा 2Na। ये बैलेंसिंग के लिए हमने 2 लगाया ना, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया। यहाँ पे देखो 2 Na है 2 Cl है, प्रोडक्ट में एक Na था, तो 2 यहाँ लगा देंगे, 2 Na भी हो गया और 2 Cl भी हो गया, इसीलिए यहाँ पे ये 2 आया है, ठीक है। चलो, तो 2 कंपाउंड हमें मिल गए नए, एक हमारा मिल गया बैरियम सल्फेट और हमारा सोडियम क्लोराइड। यही हमारा होता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो बुक में आपको एक टर्म मिलेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ ही, प्रेसिपिटेशन ना, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ठीक है, बुक में ही आपको ये टर्म मिल जाएगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, वैसे प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे ये जो रिएक्शन होगा ना, तो इसमें बेरियम सल्फेट में आपको नीचे एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन में आपको एक व्हाइट पीपीटी मिलेगा, ठीक है। तो ये इनसॉल्युबल सॉलिड होता है, जो लिक्विड से हम बाद में इसको लिक्विड सोल्यूशन से इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, तो ये उसी लिक्विड सोल्यूशन में नीचे आपको व्हाइट कलर का बैठा हुआ कुछ दिखेगा, वही हमारा पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट होता है,
ठीक है। ये हमारा एक इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जो लिक्विड में इमर्ज रहता है, लिक्विड में मिला हुआ होता है ना। कोई भी चीज अगर ऐसी जो इनसॉल्युबल होती है, जैसे अगर हम नमक, शुगर या सॉल्ट लेते हैं तो वो तो सॉल्युबल है, बट अगर सैंड और ये सब कुछ लेते हैं सॉल्यूशन में तो वो क्या होता है, नीचे जाकर के थोड़ी देर बाद वो बैठ जाता है ना। तो वही हमारा इसमें है कि बेरियम सल्फेट में जब हम बीकर में देखेंगे तो हमारा नीचे व्हाइट पीपीटी हमें दिखेगा, तो यही बेरियम होता है जो एक नीचे इनसॉल्युबल सॉलिड के फॉर्म में लिक्विड में मिलता है हमें नीचे। ठीक है, चलो तो अब इसके आगे हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो हम उससे नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।